नमस्कार, स्लीप वेल फाउंडेशन की इस खास सीरीज छोटी सीख बड़ी जीत में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और हम बात करते हैं उन छोटी छोटी चीज़ों की जिनको ध्यान में रखकर हम जीवन में बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। आज हम 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे जो हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। पिछले सेशन में हमने बात की थी कि कैसे अपने जीवन में या अपने काम में हम गोल सेट करें और कैसे एक अच्छी लीडरशिप और टीम वर्क के साथ उस गोल की तरफ आगे बढ़ें। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें, समस्याएं भी सामने आती हैं। उन समस्याओं का समाधान कैसे करना है उस पर आज बात होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। जब प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात होती है तो कई फैसले लेने होते हैं। कई बार वो फैसले कड़े भी हो सकते हैं, किसी को नापसंद भी हो सकते हैं। तो बात होगी डिसीजन मेकिंग की। और अपने गोल की तरफ बढ़ते हुए या वैसे भी जीवन में कभी मतभेद हो जाए, विवाद हो जाए, चाहे अपनी टीम के अंदर या टीम के बाहर, तो उन विवादों को कैसे संभाला जाए, यानी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग से। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि समस्या दरअसल होती क्या है। हम सबके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। एक स्थिति जिसमें हम होना चाहते हैं या एक काम जो हम पूरा करना चाहते हैं, और वो स्थिति जिसमें हम हैं या वो काम जो है, उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही होती है समस्या। क्योंकि हम वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं, उस स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं, या हमारा काम वहां नहीं पहुंच पा रहा है जहां उन्हें होना चाहिए। और यही तो होती है प्रॉब्लम। और किसी भी समस्या का समाधान निकालते वक्त हमें एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि किसी भी समस्या का समाधान उस सोच के साथ नहीं हो सकता जिस सोच में वो समस्या खड़ी हुई हो। यानी समाधान निकालने के लिए हमें अपनी सोच और अप्रोच दोनों को बदलने की जरूरत होती है। और जब भी हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं, चाहे वो हमारे घर में हो, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो या काम की जगह पर हो, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाना चाहिए। समस्याएं आती ही हमारी जिंदगी में इसलिए हैं ताकि हम उनका समाधान निकाल सकें। लेकिन अक्सर हम करते क्या हैं? हम उन समस्याओं को लेकर रोने बैठ जाते हैं, परेशान होने बैठ जाते हैं, या फिर शिकायत करने बैठ जाते हैं कि ये सारी समस्याएं मेरी ही जिंदगी में क्यों आती हैं। जबकि ये सारे काम करने के बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि हमें उस समस्या का समाधान कैसे निकालना है। और कई बार जब हम समाधान नहीं निकाल पाते हैं तो उसकी कुछ खास वजहें होती हैं। कई बार हमारा तरीका या ढंग सही नहीं होता। कई बार हम उस समस्या को उस ढंग से देख ही नहीं पाते या उस नजर से देख ही नहीं पाते जैसे उसे देखना चाहिए। और उस समस्या के इर्द गिर्द बहुत सारी गलतफहमी पैदा कर लेते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन जिसको कह सकते हैं, उस प्रॉब्लम को लेकर। यह चीज हमें रोकती है उस समस्या का समाधान निकालने से। और कई बार समाधान निकालने के तरीके या तकनीक की जानकारी ना होने से भी परेशानी खड़ी होती है। चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि जब कोई समस्या खड़ी होने वाली हो या हो चुकी हो तो हमारी जो प्रतिक्रिया होती है, हमारी जो रिस्पॉन्स होती है, वो कैसे हम अलग अलग लोगों की अलग अलग होती है। और फिर आप तय कीजिए कि कौन सी रिस्पॉन्स सही है और कौन सी गलत। एक तालाब में 3 मछलियां थीं, रिया, चिया और टिया। मस्ती से अपने तालाब में तैरती थीं, घूमती रहती थीं। और उस तालाब के बगल में एक बड़ी सी झील भी थी। एक बार उस तालाब के पास से 3 मछुआरे गुजर रहे थे जिनकी नजर पड़ी कि इस तालाब में तो बड़ी अच्छी स्वस्थ मछलियां हैं। तो वो आपस में बात करने लगे कि भाई आज तो देर हो गई है, कल आएंगे इस तालाब की मछलियां पकड़ने। मछुआरों की ये बात रिया, चिया और टिया तीनों ने सुन ली और तीनों ने सब अपनी साथी मछलियों को इकट्ठा किया कि अब क्या किया जाए। तो अब देखिए एक समस्या खड़ी हुई है कि कल मछुआरे आने वाले हैं इन मछलियों को पकड़ने के लिए। सबसे पहले रिया ने कहा कि इससे पहले कि कल मछुआरे आए, हमें ये तालाब छोड़कर झील की तरफ चले जाना चाहिए ताकि हम वहां सुरक्षित रह सकें। चिया ने कहा, अरे मछुआरों को तो कल आना है ना, जब कल आ जाएंगे तब हम देखेंगे कि क्या करना है। हो सकता है वो आए ही नहीं, तो जब आएंगे तब हम तुरंत फैसला कर लेंगे।
टिया ने कहा, अरे इस समस्या को लेकर इतना परेशान क्या होना, जो होना होता है वो तो होता ही है। जब वो मछुआरे आएंगे तब देखेंगे कि क्या करना है। चलिए, तो ये बातचीत खत्म हुई और बातचीत खत्म होते ही रिया तो तैर कर सुरक्षित झील की तरफ चली गई, तालाब छोड़कर। अगले दिन मछुआरे आए। जब मछुआरे आए तो टिया और उसके साथी तैयार बैठे थे कि अगर मछुआरे आएंगे तो हम तुरंत कोई फैसला ले लेंगे। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि मछुआरे आ गए हैं, चिया ने अपने साथियों के साथ गहरे पानी में डुबकी लगा दी और वो सब बच गए। टिया ने तो उस समस्या को लेकर कुछ सोचा ही नहीं था, वो तो तैयार ही नहीं थी। तो वो इधर से उधर छलांग लगाती रही, ये सोचकर कि उस जाल से वो बच जाएगी, लेकिन टिया मछुआरों के जाल में फंस गई। अब इस कहानी से आप लोग खुद सोचिए कि जब कोई समस्या हमारी जिंदगी में खड़ी होने वाली हो या खड़ी हो जाए तो उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। चलिए, तो अब प्रतिक्रियाओं की बात करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में कुछ स्किल्स की बहुत जरूरत होती है। जब समस्या का समाधान निकालना हो तो कुछ चीजें हमें याद रखनी चाहिए। व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, हु, व्हेन, यानी क्या, क्यों और कैसे, और कहां, कौन और कब। चलिए, तो शुरुआत करते हैं व्हाट यानी क्या से। जब भी हमारी जिंदगी में या हमारे काम में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें क्या हासिल करना है, हमारा समाधान क्या होगा, हमारे पास तथ्य क्या क्या हैं, फैक्ट्स क्या क्या हैं और क्या समाधान हमें निकालना है। उसके बाद आता है व्हाई यानी क्यों। तो हमें दो बातें समझनी होगी कि वो समस्या खड़ी क्यों हुई और हमें उसका समाधान निकालना क्यों जरूरी है। अब बात होती है हाउ यानी कैसे की। तो हम उस समस्या का समाधान कैसे निकालेंगे। चलिए, अब बात करते हैं वेयर यानी कहां की। तो किसी भी काम में जब समस्या आती है तो सबसे पहले समझना होगा कि वो समस्या शुरू कहां पर हुई थी और किस काम पर उसने सबसे पहले असर डाला है। अब बारी है हु यानी कौन की। तो जब समस्या खड़ी होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ रहा है और किसको तुरंत उस समस्या के बारे में बताया जाना जरूरी है। आखिर में व्हेन यानी कब। तो समस्या शुरू कब हुई और कब तक हमें इसका समाधान निकाल लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर हम ध्यान में रखें तो किसी भी समस्या का समाधान निकालना हमारे लिए आसान हो सकता है। चलिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या का समाधान निकालने के बाद अब हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की, यानी फैसले लेने की, क्योंकि फैसले लेकर ही हम समस्या का समाधान निकालते हैं। डिसीजन मेकिंग दरअसल होती क्या है? डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि आपको कोई काम करना है और आपके पास 3-4 विकल्प हैं और उनमें से कोई एक विकल्प आपको चुनना है, या फिर कोई समस्या है जिसका समाधान 3-4 तरह से निकल सकता है। तो आप तय करेंगे, आप ये फैसला करेंगे कि किस रास्ते पर चलकर आपको समाधान निकालना है। इसे कहते हैं डिसीजन मेकिंग। तो जैसा हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी कहा था, जब भी किसी स्थिति में हमें कोई फैसला लेना हो तो हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, इन सब बातों का हमें ध्यान हमेशा रखना चाहिए। इन सब बातों को अच्छी तरह से टटोल कर ही कोई फैसला लेना चाहिए ताकि उस फैसले में सबका फायदा हो। तो ये दरअसल होगा क्या? तो चलिए स्टेप्स में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसको समझिए, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम कि दरअसल समस्या है क्या। उसके बाद सोचिए कि विकल्प क्या क्या हैं, उस समस्या का समाधान निकालने के लिए आपके पास चॉइसेस क्या क्या हैं। अब हर विकल्प से जुड़ी हुई जरूरी जानकारी हासिल कीजिए ताकि किसी विकल्प को चुनने के बाद आप उसमें अटक ना जाएं या फंस ना जाएं। उसके बाद हर विकल्प से जुड़े हुए नतीजों यानी कॉन्सिक्वेंसेस पर विचार कीजिए कि अगर मैंने इस ढंग से ये काम किया तो इसका नतीजा ये हो सकता है, अगर मैंने ये रास्ता पकड़ा तो इसका नतीजा ये हो सकता है। सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपके सामने साफ होने चाहिए। उसके बाद आप अपना फैसला लीजिए और उसको ठीक तरह से इवैल्यूएट कीजिए, यानी उसके हर पहलू पर सोच विचार कर लीजिए। किसी भी फैसले को लेते समय कई बार हमारा आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगा जाता है, और खासकर अगर वो फैसला बहुत गंभीर मसले पर लेना हो या उससे बहुत सारे लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई हो तो हम डर जाते हैं। कोई भी फैसला लेते वक्त अपने आप से कहते रहिए कि मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, मैं ये करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी,
ये काम तो होकर रहेगा। जब आप इस तरह से अपने आप को पॉजिटिव यानी सकारात्मक संदेश देते रहते हैं तो निश्चित ही आपका काम सही ढंग से पूरा होता है और आपका फैसला भी सही साबित होता है। जब आप अपने फैसले के कॉन्सिक्वेंसेस यानी नतीजों पर विचार कर रहे हो तो एक लिस्ट जरूर बनाएं कि जब आप कोई फैसला लेंगे तो उससे अच्छी चीजें ये होंगी और ये खराब चीजें भी हो सकती हैं, या फायदे ये होंगे तो ये नुकसान भी हो सकते हैं। जब आप ऐसी लिस्ट बनाएंगे तो आपको साफ ढंग से दिखाई देगा कि आपको कौन सा विकल्प चुनना सही रहेगा। अब जब हम बात कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग की, तो डिसीजन मेकिंग भी कई तरह की हो सकती है, अर्जेंट या इंपॉर्टेंट। कई बार कोई फैसला तुरंत लेने की जरूरत होती है और कई बार कोई फैसला जरूरी होता है लेकिन तुरंत लेने की जरूरत नहीं होती। इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप, कई बार वो फैसला किसी एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है या फिर एक पूरे समूह से या एक टीम से जुड़ा हुआ होता है। कई बार वो फैसला एक पूरी संस्था या संगठन से जुड़ा होता है और कई बार वो व्यक्तिगत रूप से हमसे जुड़ा होता है। कुछ फैसले हमारे रोज की दिनचर्या का हिस्सा होते हैं यानी रूटीन होते हैं कि हम ये फैसला करें कि आज किस रंग के कपड़े पहनने हैं या खाना क्या खाना है। और कुछ फैसले बहुत बड़े होते हैं जिनका नतीजा हो सकता है बहुत लंबे वक्त बाद दिखाई दे, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर हम अर्जेंट और इम्पोर्टेंट फैसलों की बात करें तो जो भी फैसला लेना अर्जेंट हो और इम्पोर्टेंट हो उसको हमें तुरंत लेना चाहिए, कल पर नहीं टालना चाहिए। आज फैसला लें और अपना काम पूरा करें। अगर कोई फैसला बहुत जरूरी यानी इंपॉर्टेंट तो हो लेकिन अर्जेंट ना हो तो ये तय करें कि किस दिन तक आप उस फैसले को ले लेंगे, आप अपनी डिसीजन मेकिंग कर लेंगे। अगर कोई फैसला लेना बहुत अर्जेंट तो हो लेकिन उतना जरूरी ना हो तो ये काम आप किसी और पर भी सौंप सकते हैं, ऑफिस में अपने किसी जूनियर टीम मेंबर को या घर में भी किसी दूसरे सदस्य को, कि वो ये फैसला ले लें क्योंकि बहुत जरूरी नहीं है। और अगर कोई फैसला लेना न जरूरी हो न अर्जेंट हो तो उसको छोड़ ही दें। कई बार हमें ये सोचना पड़ता है कि फैसला एक व्यक्ति अकेला ले या पूरी टीम के साथ मिलकर, तो इन दोनों के भी कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं। अगर एक व्यक्ति को अकेले फैसला लेना हो, मान लीजिए वो एक टीम का बॉस है, एक लीडर है और उसको फैसला लेना हो, तो वो फैसला बहुत जल्दी ले लेगा। उस फैसले को लेने के लिए उसको कोई मीटिंग्स नहीं बुलानी पड़ेंगी, दूसरे लोगों का समय खर्च नहीं करना पड़ेगा। उस फैसले को लेने में ज्यादा डिस्कशंस, विचार विमर्श भी नहीं होंगे। इसमें जिम्मेदारी और जवाबदेही उस एक व्यक्ति की होगी जो ये फैसला लेगा। वहीं अगर हम बात करें जब एक बड़े समूह को एक फैसला लेना होता है तो वो ज्यादा प्रभावी या असरदार तो होता है लेकिन उस फैसले को लेने में वक्त ज्यादा लगता है क्योंकि बहुत सारे लोगों की राय इकट्ठी करनी होती है और कई बार कुछ लोगों की राय एक दूसरे से नहीं मिलती, जिसकी वजह से विवाद भी खड़े हो जाते हैं। मीटिंग्स के कई कई दौर चलते हैं, तब जाकर वो समूह या ग्रुप किसी एक फैसले पर अपनी एक राय रखता है। लेकिन समूह के साथ फैसला लेने में एक फायदा होता है कि आपको बहुत अलग अलग ढंग के विचारों को सुनने का मौका मिलता है जो शायद एक अकेला व्यक्ति ना सोच पाए। और इसीलिए एक ग्रुप द्वारा लिए गए जो फैसले होते हैं उनकी क्वालिटी या उनका स्तर बेहतर होता है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम कोई फैसला लेते हैं या कोई भी व्यक्ति कोई फैसला लेता है तो वो यूं ही नहीं लेता, उस फैसले पर कई सारे फैक्टर्स का प्रभाव होता है। सबसे पहले व्यक्तिगत यानी उस व्यक्ति की अपनी राय, समस्या को लेकर भी और समाधान को लेकर भी। उसके बाद आते हैं सोशल फैक्टर्स कि हमारे आसपास हालात कैसे हैं, हमारे आसपास के लोगों की सोच कैसी है, वो सब भी हम पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। समाज के साथ साथ हमारी संस्कृति और संस्कारों का भी हमारे डिसीजन मेकिंग पर एक बहुत गहरा असर होता है। इसके बाद जो भी जानकारी हम तक आई होती है या फैसला लेने वाले व्यक्ति तक आई होती है, वो जानकारी कैसी है, किस तरह की है, अगर कोई समस्या है तो वो जानकारी किस समाधान की तरफ झुकी हुई है, इसका भी उस फैसले पर प्रभाव पड़ता है। और आखिर में मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल प्रभाव भी हमारी डिसीजन मेकिंग पर गहरा प्रभाव डालते हैं। हम जब फैसला ले रहे हैं उस वक्त हमारी मनस्थिति कैसी है, हम क्या सोच रहे हैं, लोगों का हमारे प्रति रवैया कैसा है, क्या हमें अपने ऊपर विश्वास है, भरोसा है कि हम जो फैसला ले रहे हैं वो सही है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हमारे फैसले पर असर डालते हैं। इसीलिए इन सारे फैक्टर्स को, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम सारी बातों का एक निचोड़ निकालें तो किसी भी फैसले को लेते समय सबसे पहले एक सकारात्मक माहौल बनाना बहुत जरूरी है। अपने आसपास के लोगों से बात करना बहुत जरूरी है और सबकी राय को सुनकर फैसला लेना अच्छा होता है। कोई भी समस्या हो या स्थिति हो
तो उसकी जांच पड़ताल एकदम गहराई तक जाकर करनी चाहिए, ताकि उस समस्या से जुड़ा हुआ या उस स्थिति से जुड़ा हुआ कोई भी पहलू हमसे नजरअंदाज ना हो जाए, हमसे छूट ना जाए। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हमारे पास विकल्प बहुत सारे होते हैं, तो हमेशा हम ये सोचें कि हम सबसे अच्छा विकल्प ही चुनेंगे, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। जब भी कोई समस्या हमारे सामने खड़ी हो और कोई फैसला लेना हो, तो हम एक प्लान बनाएं जिसका मूल्यांकन हम एकदम सही ढंग से करें। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हम जो भी फैसला लेंगे उसके फायदे क्या होंगे, उसके नुकसान क्या होंगे। और जब हम कोई फैसला लें तो अपनी टीम के लोगों से, अपने आसपास के लोगों से उसके बारे में संवाद, विचार विमर्श जरूर करें, और जो सबकी राय हो उसके हिसाब से ही आगे बढ़ें। यही होता है सबसे अच्छे ढंग से और प्रभावशाली ढंग से फैसला लेना। चलिए, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग के बाद बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की। एक समस्या का समाधान निकालना है, उसके लिए एक फैसला लिया जाना है, लेकिन इस सब के बीच कई बार खड़ा हो जाता है एक विवाद। लोगों के बीच हो जाते हैं मतभेद, जिनको सुलझाया जाना बहुत जरूरी है, और इसी को कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। विवाद, मतभेद, झगड़े या लड़ाई किस किस तरह के होते हैं, किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं? एक तो खुद से, कई बार ऐसी स्थितियां भी आती हैं कि हमें एक फैसला लेना हो, हमारी अपनी एक राय हो, दूसरे लोग एक और राय दें, और हमारा खुद से ही एक मतभेद हो जाए, अपनी सोच से ही एक मतभेद हो जाए। कई बार कॉन्फ्लिक्ट दूसरों के साथ होता है, अपने आसपास के लोग, चाहे वो घर के लोग हों, दोस्त हों या हमारे कॉलीग्स। और कई बार माहौल से, स्थिति से, हमारे आसपास के हालात से हमारा मतभेद हो जाता है, और इस मतभेद की वजह से कई बार अलग अलग तरह के लड़ाई झगड़े खड़े हो जाते हैं, जिनमें से ज्यादातर बेकार के, बहुत ही व्यर्थ के होते हैं। अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि इन लड़ाई झगड़ों को टाला जा सकता था अगर हम सही ढंग से कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कर लेते हैं। वैसे अगर आप किसी भी स्थिति का आकलन करें और सच्चाई के साथ करें, तो आपको पता चलेगा कि एक विवाद खड़ा ही क्यों होता है। अक्सर एक विवाद के खड़ा होने की वजह होती है जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनका रवैया या उनका घमंड, अहंकार कह सकते हैं। आपस में संवाद ना होना, ठीक तरह से बातचीत ना होना। आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट या विवाद शुरू ही क्यों होता है। जब हमारा रवैया, हमारा एटीट्यूड, जो कि सकारात्मक हो सकता है, उसके बजाय हम एक एरोगेंट, एक अहंकार भरा रवैया अपना लेते हैं, तब एक विवाद खड़ा हो जाता है। जब हम किसी भी विषय पर या समस्या पर मिलकर सोचने समझने के बजाय, रीजनिंग करने के बजाय उसको लेकर बहस करने लगते हैं, तब एक विवाद खड़ा हो जाता है। जब हम किसी स्थिति को प्यार से मना करने के बजाय साफ साफ मना कर देते हैं, तब विवाद खड़े होने की बहुत चांसेस होती हैं। और आखिर में जो भी लोग किसी भी विचार विमर्श या चर्चा में इन्वॉल्व हैं, उनके बीच सही ढंग से अगर संवाद ना हो, विचार विमर्श ना हो, तो भी विवाद खड़े हो जाते हैं। और इसीलिए हर व्यक्ति को समझा बुझाकर एक ऐसे नतीजे पर पहुंचना कि हर एक को लगे कि उस फैसले से उसकी जीत हुई है, इसी को कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, यानी विवादों का निपटारा। और इससे फायदा यह होता है कि जो भी विवाद होते हैं उनका सही ढंग से निपटारा हो जाता है। जो भी लोग उसमें होते हैं वो खुश होते हैं, उन्हें लगता है कि उनके साथ न्याय हुआ है, और कोई भी रिश्ते खराब नहीं होते, चाहे घर में अपने परिवार के लोगों के साथ या ऑफिस में अपने सहकर्मियों के साथ। और सच्चाई तो यह है कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए, किसी भी विवाद को खत्म करने के लिए जो निगोशिएशंस होते हैं, जो बातचीत होती है, वो हम हर दिन अपने बहुत सारे कामों में करते हैं। लेकिन उस निगोशिएशन का अगर हमें सही ढंग आ जाए, तरीका आ जाए, तो हम बहुत सारे विवादों को खड़ा होने से पहले ही रोक सकते हैं। आप अगर अपने आसपास ही नजर डालें तो बच्चे अपने माता पिता से निगोशिएट करते हैं अगर उन्हें कोई चीज चाहिए, और माता पिता अपनी बात कहते हैं अगर वो चीज उन्हें नहीं दिलाना चाहते। पति पत्नी आपस में हर वक्त निगोशिएट करते हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर। ऑफिस में टीम लीडर अपनी टीम से निगोशिएट करता है और टीम अपने टीम लीडर से अपनी अपनी मांगों को लेकर, अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस को लेकर, उम्मीदों को लेकर। कोई भी सर्विस प्रोवाइडर
अपने क्लाइंट्स के साथ या अपने कस्टमर्स के साथ निगोशिएट करता है और उसी ढंग से क्लाइंट्स और कस्टमर्स भी सर्विस प्रोवाइडर से सबसे अच्छी सर्विस सबसे कम दामों पर लेने के लिए निगोशिएट करते हैं। तो निगोशिएशंस हमारे हर दिन का हिस्सा हैं और उन्हीं निगोशिएशन से, उसी बातचीत से हम विवादों का समाधान भी निकालते हैं या विवादों से बचते भी हैं। तो आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी समस्या की स्थिति में बहस या लड़ाई करने के बजाय निगोशिएशन या बातचीत क्यों करनी चाहिए, इसके क्या फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा होता है कि हम अपनी बात या अपना पक्ष सामने वाले तक पहुंचा पाते हैं। लड़ाई करने से ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि दोनों लोग गुस्से में आ जाते हैं, फिर कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता। और जब निगोशिएट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो एक ना एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पर सभी पार्टीज या सभी पक्ष एक मत हो जाते हैं, एक फैसले पर उन सबकी सहमति बन जाती है। तो किसी भी विवाद को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है निगोशिएशन या बातचीत। और जब हम किसी से भी निगोशिएट करने जाएं, यानी अपनी बात उन तक पहुंचाने जाएं, तो कुछ खास गलतियों से बचना चाहिए। सबसे पहली गलती हम ना करें वो ये है कि हमारी तैयारी ठीक से ना हो, क्योंकि जब भी हम किसी से निगोशिएट करने जाते हैं हमें याद रखना होगा कि सामने वाला पूरी तैयारी के साथ आया होगा। वो अपने तर्क देगा अपनी बात को सही साबित करने के लिए, तो उनका जवाब देने के लिए हमारी भी तैयारी इतनी अच्छी हो कि हम उन सभी बातों का जवाब दे पाएं। कई बार कुछ लोग निगोशिएट करते वक्त दूसरे को डराने धमकाने की कोशिश करने लगते हैं, एक बहुत ही नकारात्मक सा रवैया अपना लेते हैं। ये चीज अच्छी नहीं है और ये किसी भी निगोशिएशन को खराब करती है। ऐसी ही कुछ गलतियां जो हम करते हैं जिनकी वजह से एक निगोशिएशन या बातचीत खराब हो सकती है, वो है कि अगर हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए या हम इम्पेशेंट हो जाएं, अपना धैर्य खोने लगें, या हम बहुत ज्यादा बोलने लगे या बहुत कम बात करें, या अपनी बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले को दिखाने की कोशिश करें कि हमें इस निगोशिएशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इस बातचीत में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और साथ ही दूसरे को समझाने के बजाय हम लगातार बहस करते रहें। तो ऐसी कुछ गलतियां किसी भी निगोशिएशन को, किसी भी बातचीत को खराब कर सकती हैं। तो जब आप किसी भी बातचीत के लिए, निगोशिएशन के लिए जाएं और जब आप ये उम्मीद कर रहे हो कि आपकी बात सामने वाले को समझ में आए, तो इन गलतियों से जरूर बचें। और इसी के उलट जो अच्छी निगोशिएशन स्किल्स होती हैं वो क्या होती हैं? जब आप किसी बातचीत के लिए जाएं, किसी मीटिंग के लिए जाएं, किसी निगोशिएशन के लिए जाएं, तो आप मुखर तो रहें, अपनी बात खुलकर कहें, लेकिन बिना गुस्सा किए या बिना दूसरे को अपना घमंड, अहंकार दिखाए, अच्छे रवैये के साथ अपनी बात दमदार तरीके से कहें। आपके बात कहने के ढंग में बिल्कुल सफाई, क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि सामने वाले को लगे कि आप अपने विषय को अच्छी तरह से समझते हैं। किसी भी निगोशिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है आपका धैर्य, पेशेंस। उसको कभी ना खोएं, क्योंकि कई बार निगोशिएशंस बहुत लंबे वक्त तक चल सकते हैं। कोई मीटिंग बहुत घंटों चल सकती है और वो मुद्दा महीनों तक या सालों तक खींच सकता है। तो ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि आप अपना पेशेंस बनाए रखें, धैर्य ना खोएं। इसके अलावा जिस भी विषय पर आप नेगोशिएट करने जा रहे हैं उस विषय की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। और नेगोशिएट करते वक्त ये ध्यान रखें कि आप अपने संबंध सामने वाले से कतई खराब ना करें। और वो तभी हो पाएगा जब आप हर नेगोशिएशन में, हर मीटिंग में अपने दिमाग को एकदम ठंडा रखें, अपनी आवाज को नीची रखें और अपने पूरे रवैये को सकारात्मक रखें। तो ऐसे में किसी भी निगोशिएशन से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, इस पर भी बात कर लेते हैं। अगर आप किसी निगोशिएशन मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे ढंग से कीजिए। हर पहलू पर सोच विचार कर लीजिए। ये सोचिए कि सामने वाला क्या कहेगा तो आप उसका क्या जवाब देंगे, फिर उसका क्या जवाब होगा। इस तरह से कई सारी बातें दिमाग में सोच कर चलिए। और ऐसे में बहुत फायदा होता है अगर आप सामने वाले के पहलू को भी ध्यान में रख कर चलें। तब आपको समझ में आता है कि उसकी तरफ से क्या तर्क आ सकते हैं। विषय को बहुत अच्छी तरह से समझ लें। मुद्दा पूरी तरह से आपके कंट्रोल में होना चाहिए। सामने वाले के साथ एकदम ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करें। अपनी बात कहें लेकिन उनकी सुने भी। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ अपनी अपनी कहते रहें और सामने वाले की ना सुने। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि किसी भी नेगोशिएशन मीटिंग को बिना फैसले के खत्म ना करें। 2 कदम आप आगे बढ़ें और सामने वाले को भी ये कहें कि 2 कदम वो आगे बढ़े और आप लोग किसी एक फैसले पर सहमत हो जाएं और तुरंत उस फैसले को इंप्लीमेंट भी करें। जब आप किसी भी नेगोशिएशन मीटिंग के लिए जाएं
तो कई सारे विकल्प सोच कर चलें। कई बार क्या होता है कि किसी एक विकल्प पर दो लोगों की सहमति नहीं होती, तो उन दोनों लोगों को तैयार होना चाहिए किसी दूसरे विकल्प पर सहमत होने के लिए, ना कि आप एक ही विकल्प पर अड़े रहें और निगोशिएशन मीटिंग का कोई हल ही ना निकले। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की जो छोटी छोटी बातें आज हमने की हैं, इन सारी बातों को आप याद रखेंगे और अपनी जिंदगी में बड़ी जीत हासिल करेंगे। ये सब छोटी सीखें ही हैं, लेकिन अगर इनको आप अपनी जिंदगी में, अपने काम में अमल में लाएंगे तो यकीनन जीत आपकी ही होगी।